क्या ईरान को भी अमेरिका इराक, लीबिया, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान जैसे बर्बाद कर देगा? देखिए, यह सवाल आज दुनिया के हर उस इंसान के मन में है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझता है, और खासकर जब ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर आई है। जिस तरह से उन्हें मारा गया है, उनके खानदान को खत्म कर दिया गया है, उनके फौजी साथियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, उसके बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब ईरान को भी उन बाकी खाड़ी मुल्कों की तरह बर्बाद करेगा? अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि जो भी राष्ट्र उससे अलग राह चुनने की हिम्मत करता है, जो उसकी डॉलर की बात नहीं मानता है, जो उसकी हां में हां नहीं मिलाता है, अमेरिका वहां लोकतंत्र और शांति की स्थापना के नाम पर एंट्री लेने की कोशिश करता है। कई बार वो वहीं के लोगों को भिड़ा देता है, और कुल मिलाकर जो अमेरिका के साथ नहीं है उस हंसते खेलते देश को वो तबाह कर देता है। अनगिनत उदाहरण है, इतिहास गवाह है। आप पीछे मुड़कर देखिए, कोई भी देश जो दुश्मनी अमेरिका से मोल लेगा, उसकी नीतियों को चुनौती देगा, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने दी थी, बांग्लादेश में शेख हसीना ने दी थी, अमेरिका उसे अपनी आंखों का आटा बना लेता है। यह एक ऐसा पैटर्न है जहां पहले उस देश को आर्थिक रूप से अलग थलग किया जाता है, फिर वहां की सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काया जाता है, अंत में जब महंगाई बढ़ जाती है, सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, तो वहां के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए दखल दिया जाता है। अमेरिका वहां पर अपनी सेना, खुफिया एजेंसियों के जरिए तबाही मचाता है। और इसीलिए आज सवाल यह है कि क्या वो ईरान में भी ये काम करेगा? क्या तेल का खेल जो है, जो वेनेजुएला में दिखा, वैसा असर ईरान में भी दिखेगा? अमेरिका ने काम बहुत सारे देशों के साथ किया, जैसे इराक में तेल का व्यापार यूरो में करना सद्दाम हुसैन की बहुत बड़ी भूल थी, जिसके चलते वो बर्बाद हो गए। इराक की बर्बादी कहानी साल 2003 के हमले के बाद शुरू होती है, जिसने मध्य पूर्व का चेहरा बदला। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक एक ताकतवर मुल्क था। वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे अरब जगत के लिए मिसाल थी। लोगों के पास संसाधन थे, देश इंडिपेंडेंट था। हालांकि यह सच है कि सद्दाम हुसैन का एक पहलू और भी था। वो सख्त तानाशाह थे, सत्ता के लिए अपनों का खून बहाने से गुरेज नहीं किया, कुर्दों पर रासायनिक हमले किए, ईरान के साथ युद्ध लड़ा, कई लाखों लोग मारे गए। क्रूर व्यक्ति थे, लेकिन अपने मुल्क में वो एक पॉपुलर व्यक्ति भी थे। और हर देश में जो टॉप लीडरशिप है उसको लेकर कई तरह के आरोप होते हैं। लेकिन सद्दाम दुनिया की नजर में, मीडिया की नजर में बुरे तब बनने लगे जब उन्होंने घोषणा की कि इराक अब अपना तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। यह अमेरिका के पेट्रो डॉलर साम्राज्य पर सीधा हमला था। डॉलर की वैश्विक धाक बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक झूठ बुना गया, जिसने पूरी दुनिया को धोखा दिया। बिना किसी सबूत के इराक पर हमला हुआ। बमबारी में अस्पताल और स्कूल जो थे मलबे में तब्दील हो गए। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। हालांकि सद्दाम के जाने के बाद इराक को लोकतंत्र नहीं बल्कि अराजकता मिली। अमेरिका वहां पर कोई स्थिर व्यवस्था बनाने में नाकाम रहा। शिया और सुन्नी के बीच में खूनी संघर्ष शुरू हुआ, और यहीं से ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पैदा हुए। आज इराक के पास विशाल तेल भंडार तो है, लेकिन वहां के आम नागरिकों के पास बिजली, साफ पानी, सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजें नहीं है। ये इतिहास का वो जख्म है जो बताता है कि अमेरिका की दुश्मनी एक पूरी सभ्यता को बर्बाद कर देती है। और इराक अकेला देश नहीं है। आप लीबिया की बात कीजिए। लीबिया में क्या गोल्ड दीनार का सपना गद्दाफी की मौत की वजह बना? गद्दाफी के नेतृत्व में अफ्रीका का सबसे अमीर और विकसित देश था लीबिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि लीबिया की जनता को मिलने वाली सुविधाएं यूरोप के किसी भी देश को हैरान करती। लीबिया में बिजली मुफ्त थी, पेट्रोल पानी से सस्ता था, इलाज व शिक्षा पर सरकार कोई पैसा नहीं लेती थी। गद्दाफी ने ग्रेट मैन मेड रिवर जैसा प्रोजेक्ट बनाया
जो रेगिस्तान के नीचे से मीठा पानी निकालता था। गद्दाफी का भी एक दूसरा पहलू था। वो भी दमनकारी था, दशकों पर लीबिया पर एक छत्रराज किया, विरोध करने वालों को बेरहमी से कुचलता था। 2011 में जब अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया पहुंची तो वहां की जनता सड़कों पर उतरी। गद्दाफी ने उसे ताकत से दबाने की कोशिश की, देश गृह में फंसा। ये सब है, लेकिन ये सब चल रहा था। गद्दाफी की खता जो हुई वो तब आई दुनिया के सामने जब उसने पूरे अफ्रीका के लिए गोल्ड दिनार नाम की एक साझा मुद्रा लाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि अफ्रीका अपने संसाधनों का सौदा डॉलर के बजाय सोने में करे, और यहीं से अमेरिका को दिक्कत हो गई। मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर नेटो ने लीबिया पर भीषण बमबारी की, विद्रोही गुटों को आधुनिक हथियार दिए गए और अंततः गद्दाफी की बीच सड़क पर हत्या हो गई। गद्दाफी के जाने के बाद लीबिया आज एक नाकाम राष्ट्र बन गया है, बर्बाद हो गया। वहां कोई सरकार नहीं है, अलग अलग हथियारबंद गुट जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। सारा का सारा गोल्ड रिजर्व गायब हो चुका है और लीबिया आज उसी पश्चिमी लोकतंत्र की सजा भुगत रहा है जिसने उसे एक समृद्ध देश से आतंकवादियों के पनाहगाह और गुलामी के बाजार में तब्दील कर दिया। ये कहानी सीरिया की भी है। सीरिया में पाइपलाइन की पॉलिटिक्स ने खूबसूरत शहर को खंडहर बना दिया। हां, सीरिया की बर्बादी का खेल सिर्फ एक शासक को हटाने के बारे में नहीं था, यह बड़े देशों के स्वार्थ और पाइपलाइन की पॉलिटिक्स का नतीजा था। सीरिया कभी अपनी संस्कृति, खूबसूरती, ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर था, लेकिन फिर उसकी भौगोलिक स्थिति उसके दुश्मन बन गई। कतर से यूरोप तक एक गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना थी, जिसे बशर अल असद सरकार ने अपने पुराने साथी रूस के हितों को देखते हुए रास्ता देने से मना कर दिया। बस यही इंकार था कि सीरिया को अस्थिर करने की पटकथा लिखी गई। 2011 में जब जनता ने आजादी और सुधारों की मांग की तो असद सरकार ने उन्हें आतंकवादी कहकर सैन्य कार्रवाई की। देश में गृह युद्ध भड़का, अमेरिका सहयोगियों को मौका मिला, विद्रोहियों को हथियार, पैसा दिया। दूसरी तरफ रूस और ईरान ने असद सरकार को बचाने के लिए सेना उतारी। देखते ही देखते सीरिया जो था वो महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया। प्रॉक्सी वॉर में सीरिया के कई शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। करोड़ों लोग शरणार्थी बनकर दूसरे देश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया कि यह सब आतंकवाद खत्म करने के लिए, लेकिन सच ये है कि उसने सीरिया के सबसे उपजाऊ तेल क्षेत्रों और गेहूं के भंडारों पर कब्जा जमा लिया। आज भी वहां के संसाधनों से लूट जारी है। सीरिया की त्रासदी दिखाती है कि जब सरकार अपने लोगों के खिलाफ खड़ी होती है तो बाहरी ताकतों को मौका मिल जाता और हंसता खेलता देश बारूद की भेंट चढ़ गया। ऐसी कहानी अफगानिस्तान की भी है। 20 साल अमेरिका वहां लड़ा, 20 साल। अफगानिस्तान की कहानी 20 साल की उस फरेब की है जिसे नेशन बिल्डिंग का नाम दिया गया। 2001 में अलकायदा और तालिबान को खत्म करने के नाम पर अमेरिका दाखिल हुआ। 20 साल तक खरबों डॉलर के हथियार खपाए, लाखों बेगुनाह अफगानी नागरिक मारे। अमेरिका ने वादा किया कि वो वहां स्कूल, सड़क और एक आधुनिक समाज का निर्माण करेगा, लेकिन हकीकत में वहां केवल एक कमजोर और भ्रष्टाचार से भरी कठपुतली सरकार खड़ी की। अफगानिस्तान के हालात के लिए वहां के स्थानीय नेता भी जिम्मेदार थे, जिन्होंने अमेरिका से पैसा लिया, जमकर दुरुपयोग किया और जनता की भलाई की बजाय तिजोरी भरी। दूसरी तरफ तालिबान ने ग्रामीण इलाकों में पकड़ बनाए रखी। 20 सालों के बाद अमेरिका वहां एक ऐसी सेना तैयार करने में विफल रहा जो विदेशी मदद के बिना टिक सके। जब अमेरिका का स्वार्थ पूरा हुआ तो उसने कहा, भाड़ में जाओ तुम और हम जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के वो मंजर दुनिया भूल नहीं सकती, जहां अपनों की जान बचाने के लिए लोग उड़ते विमानों के टायरों से लटक रहे थे। ये 20 साल के अमेरिकी मिशन का सबसे शर्मनाक अंत था। आज अफगानिस्तान फिर तालिबान के पास है। अब तालिबान के शासन में आज अगर अफगानी लोग पूछें कि 2 दशकों के युद्ध ने अफगानिस्तान को क्या दिया सिवाय लाखों लाशों के, कोई जवाब नहीं है। पर यही अमेरिका है, यही उसका विश्वासघात है। यही कहानी यमन की भी है। यमन की कहानी की बर्बादी इसलिए दुखद है क्योंकि यह दुनिया की आंखों के सामने हो रही है। दुनिया खामोश है। यमन में अमेरिका ने सीधे सेना नहीं उतारी,
उसने अपने सहयोगियों को ऐसे घातक हथियार खुफिया जानकारी दी कि जिससे पूरा देश कब्रिस्तान बन गया। यमन के पास तो इराक जैसा तेल नहीं था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी वहां हो रहे कत्लेआम की तरफ आंखें मूंद ली। यमन के हालात के लिए हुती विद्रोहियों और क्षेत्रीय शक्तियों, जिसमें सऊदी और ईरान है, उनके बीच का संघर्ष जिम्मेदार है। हुती ने जब सत्ता पर कब्जा किया तो वर्चस्व की लड़ाई बना दिया गया। अमेरिका के हथियारों की बिक्री की भूख ने आग में घी डाला। स्कूल, बाजारों पर बेरहमी से बम बरसाए गए और आज यमन दुनिया के सबसे भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। कि माना जाता है कि हर 15-20 मिनट में एक बच्चा वहां भूख या कोई बीमारी से दम तोड़ता है। बंदरगाहों की घेराबंदी है, दवाइयां खाना पहुंचता नहीं। अमेरिका ने कोई खास कोशिश वहां ठीक करने के लिए की नहीं। यमन वेस्ट की हिपोक्रेसी को दिखाता है। कुल मिलाकर कहे तो सारा खेल जो है वो अमेरिका के हित और डॉलर का है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने दुनिया को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था में जकड़ा जहां दुनिया का सारा तेल सिर्फ डॉलर में खरीदा जाएगा। इसका मतलब यह है तेल किसी देश को खरीदना हो, पहले डॉलर पाओ। अमेरिका सिर्फ कागज का टुकड़ा छापता है और पूरी दुनिया पीछे भागती है, क्योंकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 60% हिस्सा डॉलर में है और यह व्यवस्था अमेरिका को बिना कुछ किए दुनिया पर राज करने की अनुमति देती है। जब कोई इसके खिलाफ जाता है, कोई स्वाभिमानी देश अपनी शर्तों पर अपनी मुद्रा में व्यापार करने की बात करता है, तो उसका हाल सद्दाम हुसैन, गद्दाफी जैसा होता है। यह अमेरिका है। कोई देश जैसे ही थोड़ा दाएं बाएं होगा उसे तानाशाह, आतंकवादी, फिर अमेरिका का मीडिया है, प्रोपेगेंडा खेल करके उस देश को बर्बाद कर देना। आज रूस और चीन जैसे देश अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देकर चुनौती दे रहे हैं और अमेरिका की बौखलाहट आपको दिखती है। हिंदुस्तान के केस में देखा आपने क्या बौखलाहट थी, रूस से तेल मत खरीदना। अब सवाल यह है कि ईरान को क्या वो बर्बाद करेगा। ईरान के मामले में थोड़ी रणनीति अलग है, क्योंकि वो जानता है कि ईरान इराक या लीबिया जैसा कमजोर शिकार नहीं है। ईरान के पास एक संगठित सेना है। फिर भी हालांकि खामनेई को तो मार दिया, लेकिन फिर भी जो ईरान के साथ अमेरिका कर रहा है उसे आप आर्थिक आतंकवाद कह सकते हैं। कड़े प्रतिबंधों के जरिए ईरान की मुद्रा को इतना कमजोर किया गया कि आम लोग सरकार से नफरत करने लगे। वहां के मरीजों की दवाओं पर असर पड़ता है जो दवा तक नहीं खरीद सकते। ईरान पर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि तकनीकी हमले हुए, वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया, कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर अटैक हुए। अमेरिका की असल नजर ईरान के उन विशाल तेल और गैस भंडारों पर है जो इन्हें नियंत्रण में लेना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान में कोई ऐसी कठपुतली सरकार आए जो वॉशिंगटन के सारे पर नाचे। खामनेई के बाद नेतृत्व के बदलाव की स्थिति में अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो। अब ईरान को समझना है कि उसे बर्बाद होना है या नहीं। ईरान की डबल लड़ाई है, बाहर अमेरिका इजराइल से, अंदर अपने घर के लोगों से। ईरान समझा तो ठीक है, नहीं तो उसका हाल भी इराक, सीरिया, लेबनान जैसा हो जाएगा। सवाल इसीलिए दुनिया पूछती है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या दुनिया एक और महान गौरवशाली राष्ट्र को मलबे में बदलते देखेगी? इतिहास बार बार चेतावनी देता है कि बाहरी हस्तक्षेप आज तक किसी भी देश के लिए खुशहाली या शांति लेकर नहीं आया। इराक की तबाही हो, लीबिया की अराजकता, सीरिया का लहू, अफगानिस्तान का धोखा, हर बार कहानी एक है। ऐसा कोई सगा नहीं अमेरिका जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ना खाता ना बही, जो अमेरिका के हित में वही सही। अमेरिका अपने निजी हितों के लिए कुचलता रहता है। अब दुनिया को भी समझना होगा कि अमेरिका जब सुधार की बात करे या दूसरे देश में सेना भेजे तो उसका मकसद वहां के लोगों का भला करना नहीं है, बल्कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ईरान आज एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है। यदि वहां के लोग प्रोपेगेंडा का शिकार होकर लड़े तो ईरान का नाम भी इन्हीं देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। इतिहास हमें सिखाता है अपनी आजादी की रक्षा खुद करनी पड़ती है, वरना आजाद करने वाले आपको गुलाम बना लेते हैं। वक्त है कि दुनिया इस खतरनाक पैटर्न को पहचाने और एक तबाही होने से रोके। बाकी जाते आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ये सारी कहानी आप तक पहुंच सकें।